बेरोजगारी के खिलाफ अनुपम के नेतृत्व में हल्ला बोल यात्रा पहुंची दरभंगा। देश में भीषण बेरोजगारी और बढ़ती आत्महत्या के खिलाफ युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुई हल्ला बोल यात्रा रविवार को दरभंगा पहुंची। बिहार के सभी जिलों से होते हुए अनुपम की यात्रा 23 सितंबर को पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होगा। हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त को भितरवाह स्थित गांधी आश्रम से सादगी भरे एक कार्यक्रम से हुई थी। ज्ञात हो कि देश में बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने में युवा हल्ला बोल संस्थापक और अध्यक्ष अनुपम की अहम भूमिका रही है। यात्रा के दौरान अनुपम सिर्फ समस्या को चिन्हित नहीं कर रहे हैं बल्कि समाधान भी बता रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी संकट के समाधान के तौर पर भारत रोजगार संहिता का प्रस्ताव दिया है। भारत रोजगार संहिता को संक्षिप्त में भरोसा कहा जा रहा है। अपनी यात्रा के माध्यम से अनुपम सरकार से भरोसा मांग रहे हैं और इस प्रस्ताव के इर्द गिर्द जन समर्थन जुटा रहे हैं। पहले दिन से ही अनुपम की यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है। विशेष तौर पर उनकी बैठक में युवाओं और बुद्धिजीवियों की भागीदारी उल्लेखनीय है। गुजरात से हैं। इस यात्रा में लगातार सभी दिनों पे हमारी टॉप लीडरशिप से है। प्रियेश पांडे हैं जो कुशीनगर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो इनका जेल जाने का अनुभव मुझसे भी ज़्यादा रहा है। और मेरा नाम अनुपम है। मैं संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस आंदोलन का, युवा हल्ला बोल आंदोलन का। प्रशांत कमल है। प्रशांत कमल हम देश नहीं बिकने देंगे कैंपेन चलाया था। ये सरकारी बैंक और इन सबको बेचे जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियंस के कोऑर्डिनेशन में उसको लीड किया था प्रशांत कमल जी ने। युवा हल्ला बोल के बिहार का काम भी देखते हैं। इस यात्रा के प्रभारी भी हैं। ये रजत यादव है। रजत यादव बुलंदशहर से हैं। युवा हल्ला बोल आंदोलन को शुरू करने वाले अहम लोगों में रहे हैं। लगातार सक्रिय रहे। जो एनटीपीसी ड्यूटी का जो पूरा प्रदर्शन आंदोलन रहा उसमें इनकी केंद्रीय भूमिका रही थी, उसको तैयार करने में शेयर देने और विशेष उद्देश्य से बुलाई गई है। आप लोगों को जो आमंत्रण दिया गया 16 अगस्त से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत हुई है। आप में से कईयों को ज्ञात होगा। और उसका समापन 23 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत बड़े सम्मेलन के साथ होने जा रही है। और 16 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में बिहार के 38 जिलों में योजना है कि हम जाएंगे, हर जिले में जनसंवाद करेंगे, नागरिक संवाद करेंगे, विशेष तौर पे युवाओं से, और एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की आवश्यकता और उसकी कार्य योजना पर बात, बहस और उस आंदोलन की ज़मीन तैयार कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी अब सिर्फ एक आर्थिक संकट भर नहीं है। जो अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने में बेरोजगारी पे भी चर्चा कर ली जाए और कह दिया जाए कि ये भी एक पहलू कमज़ोर है, बस उतना मात्र नहीं है। बेरोजगारी इस समय जीवन मरण का सवाल बन चुका है देश के युवाओं के। इसको कहते हैं इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके सीधे आंकड़े हैं। मतलब ये रेटरिक के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। युवाओं में आत्महत्या की खबरें बिल्कुल आम बात होगी। हमारे देश में आज से 6 साल, 7 साल, 8 साल पहले तक हमको सबको ध्यान में है, किसानों की खुदकुशी की बहुत खबरें बनती थी। कभी विदर्भ में, कभी मराठवाड़ा में, बुंदेलखंड में, कभी पंजाब में, बिहार में कम होती थी, लेकिन देश में किसानों की खुदकुशी बहुत बड़ी खबर होती थी। इस युवा देश में जहाँ की आबादी का 70% 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, वहाँ पे युवाओं को बेरोजगारी के कारण अगर खुदकुशी करना पड़े तो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस यही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। संसद में इस पर सवाल जवाब होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी। मुख्य धारा की मीडिया को इस पर सबसे ज़्यादा बात और सवाल जवाब करना चाहिए था। पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को, सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही नहीं, हर किसी को सवाल यही पूछना चाहिए था कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप क्या कर रहे हैं, जिसको आप लाभांश कहते हैं। जब युवा खुदकुशी करने लग जाए तो वो डिविडेंड तो डिजास्टर बन रहा है ना। इसका मतलब हम उस परिस्थिति में आ चुके हैं जहाँ पे कि घोर संकट, घोर चिंता का विषय है। बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा है और इसमें जो बिहार की भूमिका है वो ये कि अगर ये एक राष्ट्रीय आपदा है तो बिहार उसकी राजधानी है। आप देख लीजिए, कोई भी प्रदर्शन हो बेरोजगारी को लेकर, चाहे वो राज्य सरकार से मांग हो रही हो, चाहे केंद्र सरकार से मांग हो रही हो। लाजिम सी बात है, राज्य सरकार से मांग होगी तो उसके प्रदर्शन राज्य में ही होंगे, लेकिन केंद्र से भी जब मांग हो रही होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन बिहार में होता है हर बार। हमने सबने देखा है।
आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का हुआ, उसके केंद्र में हम लोग थे, उसको तैयार करने में, शेप देने में युवा हल्ला बोल के साथियों की भूमिका रही। उसका आपने देखा कि बिहार उसका कैपिटल था उस पूरे प्रोटेस्ट का। सेना भर्ती को लेकर हुआ, बिहार उसका बिल्कुल फोकस ग्राउंड था। हमारा ये मानना है कि इस वक्त हमारा देश स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है और उस आंदोलन का केंद्र बिहार होने वाला है। देश में बड़े बदलाव के लिए, दूरगामी बदलाव के लिए और संस्थागत सुधार के लिए, ये नहीं कि एक भर्ती में इस चीज़ को ठीक कर दो, इस पेपर लीक को ठीक कर दो, इसकी जांच कर दो, इसका रिजल्ट ला दो, बस इतना भर नहीं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, वो सुधार जिससे सही में बेरोजगारी के समस्या पर कुछ ठोस कार्रवाई हो, उसकी जो संभावना है वो जिस आंदोलन के माध्यम से होगी, उस आंदोलन का केंद्र बिहार रहने वाला है, ऐसा हमारा समझ है। वही हमारे मन में उसका क्या प्रस्ताव है, समाधान है, रूपरेखा है, क्या समझ है, तो वो है हमारे मन में और वो हम आपसे साझा करेंगे। और उसको तैयार करने में ये सिर्फ हम या हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन के साथी मात्र शामिल नहीं रहे। देश के जो बेस्ट माइंड्स हो सकते थे, इकोनॉमी पे सोचने वाले, एम्प्लॉयमेंट पे सोचने वाले, अर्थव्यवस्था पे सोचने वाले, वो सब शामिल रहे हैं। कई एकेडमिशियन शामिल रहे हैं, CMI जैसे संगठन शामिल रहे हैं, जिनके आंकड़े आप हम सब हमेशा कोट करते हैं। तो पहला पहलू तो ये है जो हम ये यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर कि इस समाधान जिसको मैं अभी आपसे साझा करूँगा, इसको लोगों तक ले जाना, इसके इर्द गिर्द जन समर्थन जुटाना, इसके इर्द गिर्द एक बहस जनरेट करना, ट्रिगर करना, और जिसके जरिए एक आंदोलन को शेप दिया जा सके, दिशा दिया जा सके। और दूसरा मकसद है कि देखिए, ये इस आंदोलन जिसका मैंने जिक्र किया कि ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन अगले साल भर के अंदर इस देश में होने वाला है। यह आंदोलन दिल्ली पटना से रेगुलेट होने वाला आंदोलन नहीं होगा, यह जन आंदोलन होगा। तो इसमें हर स्तर पर नेतृत्व चाहिए होगा। हमारे साथियों ने पिछले 3-4 साल से लगातार संघर्ष किया है, ऐसे समय में भी किया है जब कोई नहीं देख रहा था हमारी तरफ, हम लगातार काम कर रहे थे। हम कई जिलों में टीम बनाते रहे, नेतृत्व तैयार करते रहे, युवा, नौजवान, विचारवान, ऊर्जावान लोगों को तैयार करते रहे। अब हम फोकस ढंग से ये काम कर रहे हैं कि वो नेतृत्व जितना लोकलाइज्ड हो सके, जिला ही नहीं ब्लॉक स्तर पे, पंचायत तक में जो भी उस सोच समझ के लोग हैं, जिनको लग रहा है कि ये हमारे देश की चिंता करने वाले जितने भी लोग हैं, देखिए देश की चिंता इसी में, आप युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, युवाओं का सामूहिक भविष्य इस देश का भविष्य है। तो वो लोग इस आंदोलन के नेतृत्व में आए, तैयार हो, तो उस नेतृत्व को तलाशने और तराशने का जो काम है वो भी इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। तो एक मायने में यह हल्ला बोल यात्रा जो है बेरोजगारी के खिलाफ, वो आने वाले समय में एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा है। उसी के लिए हम 23 सितंबर तक लगातार सभी जिलों में जा रहे हैं, जितना संभव हो सके, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है। देखिए, हम स्वतंत्र हैं, हम ना कोई राजनीतिक दल है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड है, एसोसिएटेड है। तो बहुत आप लोग पत्रकार हैं, आप समझते हैं कितना कठिन है इस दौर में, आज के समय में संसाधनों के मामले में इस तरह का काम देश भर में कर पाना। और हम सब वो लोग हैं, इसके नेतृत्व में अपनी बात नहीं, हम सब की बात कर रहा हूँ, वो लोग हैं जिन्होंने कभी जो ज़मीन से उठे हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किया हो, कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, किसी के पीछे कोई नहीं है। हम सब के पास बड़ा जज्बा है, बड़ा सपना है, देश को सही दिशा में ले जाने का डिटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमको लगता है कि इस यात्रा की आवश्यकता है। 23 सितंबर को पटना में बड़े सम्मेलन से जिसका समापन होगा, जिस समाधान का मैंने जिक्र किया उसके साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न होंगे, तो उसको जरूर भरोसा चाहिए। भरोसा को हमने कहा है भारत रोजगार संहिता। आप देखिए, भारत रोजगार संहिता को ही शॉर्ट फॉर्म में हम भरोसा कहते हैं। इस सरकार से हम भरोसा मांगते हैं बेहतर भविष्य के। इस भारत रोजगार संहिता के 3 बिंदु हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट है। अब इसके 3 बिंदु हैं। पहला, सरकारी भर्तियों को लेकर, जिसको लेकर आपने हाल फिलहाल में पिछले 1.5-2 साल में देखा होगा कि सबसे ज्यादा उद्वेलित है युवा सरकारी भर्तियों को लेकर, पब्लिक सेक्टर जॉब्स को लेकर। तो पहला तो वो सेक्टर, उसको हम उसका समाधान कैसे बता रहे हैं कि उसमें समस्या सबसे बड़ी है कि लाखों की तादाद में स्वीकृत पद हैं जो रिक्त पड़े हुए। हमारा कहना है कि आवश्यकता जो है वो तो सैंक्शन स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, स्वीकृत पदों की जो संख्या है उससे भी ज़्यादा है, लेकिन सरकार जिसको स्वीकृत मानती है उसी में रिक्त पड़े हुए हैं। आप कम से कम उसको तो पढ़िए। देश में लगभग राज्य और केंद्र को मिला के कम से कम 1 करोड़ नौकरियां मिल जाए कि अगर सिर्फ इतना किया जाए
हम 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, 1 करोड़ परिवारों की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवार के पास जब पैसा जाएगा तो आप समझिए डिमांड रिवाइव होता है, पूरी अर्थव्यवस्था ठीक होने लग जाती है वहाँ से। जिस सरकारी भर्ती को आप छोटा हिस्सा समझ रहे हैं, कई लोगों का ये तर्क होता है कि कितने लोगों को नौकरी दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो तो दे दी जाए। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि भारत में कुल रोजगार का कितना प्रतिशत पब्लिक सेक्टर में है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको लगता है कि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। किसी भी देश में, चाहे वो किसी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हो, कोई भी दुनिया का देश, कुल रोजगार का कम से कम 8-10% तो पब्लिक सेक्टर में होता है। और वो ऐसे भी देश है जहां 15%, 20%, 30%, 35% तक टोटल एम्प्लॉयमेंट का कितना प्रतिशत पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकरी कितना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुल रोजगार का 20, 30, 35% तक पब्लिक सेक्टर में है। और इसमें कोई विचारधारा वाली बात नहीं है कि कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो ज़्यादा होगा, कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो कम होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अमेरिका से लेके चीन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन की बात। भारत की तुलना इस मामले में उत्तर अफ्रीका के कुछ देशों से, भारत में 3-3.5% है। अगर किसी वेलफेयर स्टेट को देश चलाना है, सरकार चलाने का मतलब सिर्फ सांसद, विधायक और कैबिनेट नहीं होता है। देश चलाने का मतलब शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, हर तरह का पूरा स्टैब्लिशमेंट होता है। कैसे यह देश चल रहा है? आप बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में 3,15,772, ये बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री का दिया आंकड़ा है, शिक्षकों के पद रिक्त देश में सबसे ज्यादा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जाती है। आप शिक्षक ही नहीं भरेंगे तो क्या होगा? पुलिस विभाग में देखिए आप, प्रति 1 लाख नागरिकों पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, इसका कुछ अनुपात है ना, एक मापदंड है। सरकार के अपने कई डॉक्यूमेंट्स है जो कहता है कि कितना होना चाहिए ऑप्टिमली। जो राष्ट्रीय औसत है वो उससे भी कम है, 151 का राष्ट्रीय औसत है। और जो बिहार का औसत है वो सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। बिहार में पुलिस विभाग में जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो 51 के अनुपात से है। 1 लाख नागरिकों पे 51 पुलिसकर्मी, ये स्वीकृत पद है और उसमें भी रिक्त है। तो हम सिर्फ रोजगार नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। आप जब उन पदों को भरते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात भी हम कर रहे हैं। आप जब शिक्षकों के पदों को भरते हैं तो हम शिक्षा की बात भी कर रहे हैं। ये बहुत लंबी बात है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो पद रिक्त हैं इनको भरा जाए तुरंत, और दूसरी बात कि सिर्फ विज्ञापन न निकाला जाए, भर्तियों को पूरा किया जाए। इसी बिहार में 2014 का बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय परीक्षा निकला था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्टेट 2011 वाले हजारों की संख्या में अभी भी आप लोगों से गुहार लगाते होंगे कि भैया हमारी खबर भी दिखा दीजिए, हम हमारी बात भी सरकार तक पहुंचा दें। कई भर्तियां हैं जो सालों साल पूरी होती रहती है। एनटीपीसी ग्रुप डी वाला देखिए, फरवरी 2019 में निकला था। ग्रुप डी वालों की प्रारंभिक परीक्षा अब शुरू हुई है 3.5 साल बाद, पता ना कब पूरी होगी। जो सीएचएसएल बढ़ा था 2014 में, 25 साल का बच्चा लड़का अगर 2014 में फॉर्म भरा होगा, उसके 2 बच्चे हो गए होंगे, वो बताइए वो फॉर्म भर के ही अभी तक बेरोजगार है। हम ये कह रहे हैं कि विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है ये अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। इसके पीछे पूरा लॉजिक और साइंस है, हम ऐसे ही कोई आंकड़ा नहीं फेंक रहे हैं। हमने इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो एसएससी के को मदद करने वाले, चलाने वाले लोग रहे हैं। ऐसे कोचिंग के टीचर्स जो देश भर में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, ऐसे भुक्तभोगी छात्र जो समझते हैं इस चीज़ को, सबके विचार से हम लोगों ने देखा कि भारत में कोई भी भर्ती परीक्षा जो है वो अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। मैंने रक्षा मंत्री जी को 2 बार पत्र लिखा। जब टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव था, अग्निपथ नाम नहीं आया था, उससे पहले टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से चल रहा है, उस वक्त भी हमने अंदेशा जताया था कि इस तरह का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। सेना में अग्निपथ जैसी योजना को लाने का मतलब सिर्फ युवाओं के साथ मजाक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक है। आप समझिए किसी सैनिक को तैयार होने, तकनीकी रूप से ट्रेनिंग हो सकता है 1 साल का हो, 6 महीना का हो, 1.5 साल का हो, लेकिन किसी सैनिक को तैयार होने में 4 साल 5 साल लगते हैं। उसको जब महसूस होता है कि अब जाकर कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं सेना में सैनिक हूँ, उसी वक्त आप उसको निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। 4 साल ट्रेनिंग देंगे। सेना का काम सिर्फ प्रशिक्षण देना है, और वो लोग बाहर निकल के क्या करेंगे? आप समझिए उनके रिज्यूमे पे लिखा होगा सेना से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार, तो वो अडानी के वेयरहाउस के बाहर वही खड़ा रहेगा, अंबानी के रिफाइनरी के बाहर वही खड़ा रहेगा।
महिंद्रा के प्लांट के बाहर वही खड़ा रहेगा। इस देश के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए सेना का इस्तेमाल हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे मन में इस बात में। हमें पिछले महीने जेल में डाला गया, तिहाड़ जेल में, अग्निपथ का विरोध करने के कारण। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 107, 151 में दिल्ली में कोई जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता, इलीगल अरेस्ट था। उसको हम लोग कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उस पर पुलिस कमिश्नर का नोटिफिकेशन है कि आप 107, 151 में पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ेंगे अगर श्योरिटी नहीं है तो। उसके बावजूद तिहाड़ जेल भेजा गया, हमें भेजा गया। हमारे साथी जिनका मैं परिचय नहीं करा पाया, मिस हो गया मुझसे, ये अर्जुन मिश्रा है, ये जेल में थे। ये प्रशांत कमल जी है, ये जेल में थे। किस बात के? हम इसलिए कि हम विरोध कर रहे थे, हम सेना भर्ती की मांग कर रहे थे। सेना में 1.25 लाख पद रिक्त है, आप समझिए कितना तनाव है। हर पूरे सीन, मतलब आपके नेपाल के साथ भी तनाव होने लगा है। और आपको तुरंत भर्ती पूरी करनी चाहिए थी। देश में लाखों करोड़ों सेना में जाने का सपना देखते हैं। 17.5 साल से 21 साल एज रेंज होता है सेना में जाने का। आप 17.5 साल की उम्र में एलिजिबल होते हैं, 21 साल में ओवर एज होने लग जाते हैं। सिर्फ 3.5 साल रहे ना, 3.5 साल अगर भर्ती ना निकले तो उसका क्या होगा बताइए? यही हुआ इस देश में। और बाद में अग्निपथ, सेना को ठेके पर भेजा जा रहा है। सेना ट्रेनिंग सेना देगी और सेवा जो है उनके मित्र लेंगे, चंद गिने चुने मित्र। हमारे इस प्रस्ताव में जो आपसे हम लोग शेयर करेंगे इसका डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ है कि सेना विरोधी अग्निपथ स्कीम वापस लो और नियमित नौकरियों में ठेका प्रथा बंद करो। जो नियमित नौकरी, जो पेरेनियल नेचर का, मान लीजिए सिर्फ मानसून में कोई काम है, उदाहरण के हम समझते हैं, हम आंख बंद करके किसी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट में वो काम कराना है, सिर्फ 2 महीने काम है साल में, कराइए। 3 महीने काम है, कराइए। शिक्षक का काम कॉन्ट्रैक्ट कैसे? वो 2 महीने का काम है। जिस काम को साल के 12 महीने होना है वो कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। सेना तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। इस देश को पूरा इसी अग्निपथ मॉडल पे भेजा जा रहा है। बैंक में यही शुरू हो रहा है, आप देखिएगा ITBP में, CISF में, अर्धसैनिक बलों में यही शुरू होगा। पूरा मॉडल ही यही बना दिया जाएगा कि हर कोई हर वक्त इनसिक्योर रहे। कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको ये डर रहे कि भाई पता ना कल क्या हो जाए। जिसको 30 साल की नौकरी मिलती है ना और पता रहता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो ना यूनियनबाजी करता है कि ये अग्निपथ वाला यूनियनबाजी करेगा। अब बैंक में जो जाएगा बैंक भी वो यूनियनबाजी करेगा। इस देश में सवाल करने वाले, प्रतिरोध करने वाले लोगों को खत्म किया जा रहा है। पूरा मॉडल ऐसा बनाया जा रहा है। मैं छोटा सा परिचय दे, होना बंद हो जाए तो बहुत फायदा होगा बिहार का। सृजन जैसी चीज़ें आप समझ रहे हैं, और सृजन होता और रोजगार का सृजन जो होगा। देखिए बिहार में अभी जब हम यात्रा कर रहे थे तो रीगा मिल के यूनियन के और कई कर्मी थे जिनकी रोजी रोटी छीन गई। उन्होंने भी एक कार्यक्रम रखा क्योंकि हम मोतिहारी से सीतामढ़ी होते हुए आ रहे थे। रीगा में भी हमारी एक सभा हुई। अब बिहार में चीनी मिलों की हालत, कल हम सकरी मिल जो है वहाँ पे होंगे। बिहार में चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, आप सब ने देखा है आज से 20 साल 25 साल पहले तक कितना फलता फूलता इंडस्ट्री था। सबको नौकरी इस तरह से नहीं मिलेगी। आप उद्योग को हतोत्साहित कर देंगे आप, और हर तरह के उद्योग को, ग्रामोद्योग को खत्म किया जा रहा है। आप देखिए खादी की क्या हालत की जा रही है। एक ये कैंपेन चलाया गया, उसमें जो इसमें खादी ग्रामोद्योग रिवाइव हो जाता है इस एक कैंपेन से जो अभी चलाया गया। लेकिन इससे रिवाइव क्या हुआ? चाइना से आने वाला झंडा और मुकेश अंबानी का पॉलिस्टर का कंपनी, और क्या रिवाइव हुआ इससे? तो इस सरकार की नीति ही नहीं है इंडस्ट्री को रिवाइव करने की, सही में रोजगार देने की। इस सरकार की नीति है कि युवा बेरोजगार रहे, डेटा उनको फ्री मिलता रहे फोन में, और मोटरसाइकिल में तेल भराने वाले लोग रहे, और झंडा लगाने वाले लोग रहे, और पट्टी बांध के हुल्लड़बाजी करने वाले लोग। युवाओं की ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां वो जाति धर्म के नाम पे उन्माद फैला सके। उनको लगे कि नारा लगा के जो है सो हम देशभक्त हो गए, नारा लगा के धर्म की रक्षा कर दिए। इस दिशा में इस देश के युवाओं को ले जाने की कोशिश है। इसमें हमको नहीं लगता कोई कंफ्यूजन हो रहा है, यही चल रहा है हम सब आंखों के सामने। तो इस सरकार की नीति ही नहीं है रोजगार सृजन करने की। कौन सा भारी काम है जो आपको हमको समझ में आ रहा है? आप देखिए इन चीनी मिलों को रिवाइव कर लिया जाए, कितना पैसा लगेगा, कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने पेपर्स हैं, कितने यूनियन के लोगों ने हमें बताया। कोई भारी काम नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं। क्यों लोग बाहर जाएंगे? क्यों दरभंगा से, सीतामढ़ी से और चंपारण से जो चीनी मिल में जो काम कर रहे थे उनको क्या जरूरत है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात जाने की? कोई जरूरत नहीं है ना।
तो रिवाइव करें अगर तो सब कुछ ठीक हो सकता है, रोजगार के बहुत अवसर हो सकते हैं। जहाँ आपने बात कही कि नौकरियों को गिना कैसे जाएगा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये जब कहा जाता है ना कि 10 लाख नौकरी देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, देखिए कोई सरकार जब ये वादा करती है कि हम इतनी नौकरी देंगे तो तुरंत उस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो देखिए इतना देख चुके हैं इस तरह की घोषणाएं। कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा भी सुन चुके हैं। 2019 में सुन लिया कि 2 साल में 4 लाख नौकरी सिर्फ रेलवे के माध्यम से देंगे। नौकरी एक भी नहीं दिया, जो पोस्ट था उसको खत्म कर दिया। यहाँ कह रहे हैं 10 लाख, नीतीश जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, उनको एकाएक लगा, अब 20 लाख रोजगार देंगे। केंद्र में मोदी जी कह रहे हैं कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। पिछले 8 साल में 7,22,000, यही है ना फिगर, 7,22,000 नौकरियां दी गई हैं पिछले 8 साल में। जो सरकार 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाई, और वो भी तब जब फॉर्म भरा 22 करोड़ आवेदकों ने, 22 करोड़ आवेदकों ने फॉर्म भरा, समझिए आप, और उसमें से 8 लाख को भी नौकरी नहीं मिली। अब कह रहे हैं कि 1.5 साल में 10 लाख को दे दें, क्योंकि 1.5 साल में आ जाएगा चुनाव तक ही तो देखना है ना, खाली नौकरी तक थोड़े देखना है। और उसमें जो अग्निपथ टाइप के जॉब्स दिए जाएंगे, जो ठेके पर है, उनको गिन लिया जाएगा, उनको गिन के आपको बताया जाएगा कि ये देखिए नौकरी दे दिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं उनको रेगुलर जॉब्स की तरह काउंट करके आपको उतना बता दिया जाएगा, और तो भी 10 लाख का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। ये तो हम आज दावे से कह सकते हैं। और हम 9 अगस्त से यात्रा करने वाले हैं। बीच में हमें जेल में डाल दिया गया। सिर्फ हमें डाला जाता तो तैयारियों का असर नहीं पड़ता, हमारे 11 और महत्वपूर्ण साथियों को जेल में डाल दिया गया, तैयारियों का असर पड़ा। तो 9 अगस्त को हमको 16 अगस्त करना पड़ा। ये जो पत्र है जिसका पर्चा आज आपसे शेयर करेंगे, पर्चा जो है ना इसका सबसे शेयर कर देना, ये प्रिंट हो गया था यहाँ सरकार बदलने से पहले, और पटना में जिस पहले प्रेस वार्ता में इसका जिक्र किया गया था, वो भी जिस दिन ये उथल पुथल चल रही थी उससे एक दिन पहले की बात है। और हमसे किसी ने पूछा अभी पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तो सरकार नहीं बदल गई थी, उसके अगले दिन हुआ कि अब तो सरकार बदल गई है, तो अब इसका क्या असर पड़ेगा आपकी यात्रा। हमने कहा कि देखिए हमने ये तैयार 10 दिन पहले कर लिया था, और हमको एक लाइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम उस में उन्हीं से पूछा जाए। और अगर केंद्र में रोजगार को लेकर वादा किया गया है, कुछ देश भर में जो माहौल है उसके लिए बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा तो कांग्रेस से पूछा जाएगा। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, वहाँ अशोक गहलोत की सरकार से हर 15 दिन पर जवाहर सर्कल जो है जयपुर में, वहाँ हम प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस की सरकार से पूछते हैं। तो हम कितना कन्विक्शन फॉलो कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा जब आप हमारे काम को थोड़ा क्लोजली फॉलो करें।